नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बात की थी स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया के बारे में और आज हम बात करेंगे स्पास्टिक डायप्लेजिया के बारे में। स्पास्टिक डायप्लेजिया भी एक बहुत ही कॉमन टाइप है या वेरिएंट है सेरिब्रल पाल्सी का, जो कई बार सारे बच्चों को अफेक्ट करता है। ये क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं और इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, क्या पेरेंट्स ने फ्रॉम अ फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। जैसे स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया होता है, जिसमें क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है दोनों हाथ दोनों पैर या ओवरऑल बॉडी और उसका पैरालिसिस। स्पास्टिक डायप्लेजिया का मतलब है कि स्पास्टिसिटी और वीकनेस जो है ये पैरों में प्रेजेंट है, लेकिन जो हाथ है या अपर बॉडी है ये अफेक्ट नहीं हुई है। इवन दो कई बच्चों में वो भी वीक होता है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो पैरों की वीकनेस, पैरों की कमजोरी ज़्यादा होती है, पैरों में स्पास्टिसिटी ज़्यादा होती है, हाथ कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कंपेयर टू सेरिब्रल पाल्सी किड सफरिंग फ्रॉम स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चे थोड़े से ज़्यादा लकी होते हैं। The reason being, उनके हाथों के फंक्शंस कंपेयर टू एन स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक चाइल्ड बेहतर होती है, जिसकी वजह से हाथों की मदद से बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है और अधिकतर स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चे आराम से चल भी सकते हैं। इवन दो उनका जो गेट है या चलने का पैटर्न है वो अगर नॉर्मल नहीं है, फिर भी वो इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं और इंडिपेंडेंट वॉकिंग भी अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता है स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चों में। जैसे मैंने कहा, कोई भी तरीके का सीपी जो है वो ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। ये ब्रेन इंजरी या तो बर्थ के पहले, बर्थ के दौरान या बर्थ के बाद होती है। इवन स्पास्टिक डायप्लेजिया में भी जो इंजरी हुई है बच्चे को, ब्रेन में जो चोट लगी है, वो या तो जन्म के पहले हुई है या जन्म के दौरान हुई है या जन्म के बाद हुई है। तो इसके कॉज में तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो ब्रेन में जो चोट लगी है वो कंपेयर टू एन स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक चाइल्ड थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी कम सिवियरिटी के लेवल की होती है। और इसीलिए बच्चे के जो पैर है या जो ब्रेन का हिस्सा है जो पैरों को कंट्रोल करता है या पैरों के मसल्स को कंट्रोल करता है, वॉकिंग मोबिलिटी को कंट्रोल करता है, उसी में डैमेज या उसी में इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो ये एक मेजर डिमार्केशन या डिफ्रेंसिएशन होगा स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में और स्पास्टिक डायप्लेजिया में। अभी जब बच्चे को स्पास्टिक डायप्लेजिया की प्रॉब्लम है, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें या क्या देखने मिलेगा, तो कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चों के। इसमें पहला तो ये है कि जो पैर है ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। पेरेंट्स अक्सर ऐसे ही कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा जो ये पैरों को बहुत टाइट रखता है, लेकिन जो कमर है ये काफ़ी वीक है और वो फ्लॉपी हो जाता है, गिरने लगता है, सीधे से बैठ नहीं पाता। लेकिन बच्चे के जो हैंड फंक्शंस है वो कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, अच्छे से बच्चा पिकअप कर लेता है, ग्रैब कर सकता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है पेरेंट्स का। दूसरा, अधिकतर स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चे जो होते हैं उनका कॉग्निशन यानी उनकी ब्रेन या उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है ये बेहतर होती है। आईक्यू इश्यूज ज़्यादा नहीं होते स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चे में। सिमिलरली हियरिंग लॉस, विजन या फिर स्पीच, इसमें भी इतनी दिक्कत नहीं देखने मिलती जितनी एक स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक बच्चे में देखने मिलती है। तो ये सारे कुछ प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं एक स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चे में।
और अगर सिम्टम की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा सबसे पहला कि कमर जो है ये थोड़ी फ्लॉपी सी होती है, कमज़ोर सी रहती है, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है। तो ये जो पैरों की टाइटनेस है ये बहुत ही कॉमनली देखने मिलती है पहले तो फ्रंट थाई रीजन में, मतलब जो हमारे पैरों का जो आगे का हिस्सा है या थाइस का हिस्सा है वहाँ पे टाइटनेस देखने मिलती है। बहुत ज़्यादा टाइटनेस इनर थाई रीजन में देखने मिलती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है पैरों को कैंची बना के या क्रॉस करके रखता है। जो तीसरी टाइटनेस देखने मिलती है वो होती है हैमस्ट्रिंग रीजन यानी बैक थाई रीजन में, जहाँ पे भी टाइटनेस होने की वजह से जब बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है तो घुटने जो है ये मुड़े हुए रहते हैं। जो पैर हिप से मुड़े हुए रहते हैं वो होते हैं टाइटनेस ऑफ थाई मसल्स। जो बैक थाई मसल है उसकी टाइटनेस की वजह से घुटना बेंड रहता है। और टाइटनेस काफ मसल में भी होती है, जिसका मतलब है कि जो हमारे पैर के पीछे के जो काफ मसल्स हैं ये भी काफ़ी टाइट होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है ये हमेशा पैर को प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन कहते हैं इसको मेडिकल टर्म्स में, या पैरों को नीचे की तरफ ऐसे झुका के रहता है, जिसकी वजह से जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो वो उंगलियों पे या टोस पे चलता है। तो ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है एक स्पास्टिक डायप्लेजिक बच्चे का। इन्हीं जगह पे जो मसल्स मैंने कहा टाइट है, यही मसल्स में स्पास्टिसिटी भी ज़्यादा देखने मिलती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये स्पास्टिसिटी का रेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से इवन तो बच्चा वॉकिंग अचीव कर लेता है, लेकिन इस वॉकिंग की जो अचीवमेंट होती है इसमें बार बार अड़चनें आने लगती है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट टाइम से होना चाहिए। तो दोस्तों ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो मैं एक चीज़ जो है वो सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो सेरिब्रल पाल्सी है इसको क्योर नहीं किया जाता फिजियोथेरेपी की मदद से, या फिर कोई भी दवाई जो है वो सेरिब्रल पाल्सी की जो मेन चोट जो ब्रेन में लगी है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं उसको क्योर नहीं कर सकती। फिजियोथेरेपी का रोल है बच्चे की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में। पहला तो प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, ऐसे कॉम्प्लिकेशन जिसके वजह से बच्चा जो है उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है इसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है। और जो दूसरा चीज़ है वो है प्रोग्रेशन, या बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना या उसको चलना सिखाना, उसको इतना आत्मनिर्भर बनाना कि वो अपनी दिनचर्या के काम खुद से कर सके। तो ये दो मेजर गोल होते हैं जब कोई भी बच्चे को एक फिजियोथेरेपिस्ट अपनी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसको हम फिजियोथेरेपी से कैसे ठीक करते हैं या कैसे इसका ट्रीटमेंट देते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक होता है प्रिवेंटिव पार्ट, एक होता है करेक्टिव पार्ट, है ना। तो इसके लिए हम हमारी जो थेरेपी है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली जो है वो है कि प्रिवेंशन, यानी कि मसल्स जो है ये बहुत ज़्यादा टाइट है, स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बच्चे में कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो सकती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। हमारी कोशिश रेगुलर एक्सरसाइजिंग से ये होती है हम इस कॉन्ट्रैक्चर और इस टाइटनेस को जितना हो सके उतना डिले कर सके, जिससे बच्चे को सर्जरी कराने की ज़रूरत ना पड़े या बहुत लेट समय बाद सर्जरी करवानी पड़े। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये होता है कि ये टाइटनेस दिन ब दिन बढ़ती जाती है और जो बच्चा है उसका जो पैर है वो एक फिक्स पोजीशन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बैक थाई के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट कंटिन्यूसली रहते हैं, अगर हमारा घुटना रिपीटेडली सीधा नहीं हो पाता है, हमेशा मुड़ा हुआ ही रहता है, तो क्या होगा कि अगर यही चीज़ बहुत लंबे समय तक की होती है तो वो जो मसल्स है ये बड़े टाइट हो जाते हैं, और वो इस हद तक के टाइट हो जाते हैं कि घुटना बिल्कुल भी, इवन आप अगर हाथ से भी सीधा करने की कोशिश करो तो वो नहीं होगा। हमें कोशिश करनी है कि ऐसे स्टेज में बच्चा ना पहुंचे, और इसीलिए फिजियोथेरेपी की मदद ली जाती है। दूसरा, बच्चे जो है उसको जन्म से ही यह प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा जो है ये खुद से सही तरीके बैठने के, खड़े रहने के, चलने के नहीं सीख पाता। उसको सही तरीका क्या होता है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, और इसीलिए इसका एक्सपीरियंस हमें उसे देना पड़ता है। और इसी के लिए पोजीशनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ सही तरीके में जो हमारा नॉर्मल पोजीशंस होते हैं, ऐसे पोजीशंस में बच्चों को बहुत ही लंबे समय तक के बैठाया जाता है या खड़ा किया जाता है,
ताकि बच्चे को एक सेंसेशन मिले, एक फीलिंग मिले कि क्या है सही तरीका बैठने का, उठने का, चलने का। और इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है प्रोग्रेशन, यानी बच्चे को कैसे हम इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनाते हैं जिससे वो खुद से आसानी से चल सके बिना किसी के मदद के। जहाँ आती है हमारी प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस, मतलब एक स्टेप बाद दूसरी स्टेप बाद तीसरी स्टेप, ऐसे धीरे धीरे करके हम बच्चे को पहले खड़ा रहना, फिर चलना, फिर खुद को बैलेंस करना और अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को कैसे बैलेंस्ड पोजीशन में कंट्रोल रखना है ये सिखाते हैं। तो ये होता है ओवरऑल फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए एक बच्चा जो करीबन 4 साल का है और जिसको स्पास्टिक डायप्लेजिया की प्रॉब्लम है। इसके हाथ तो अच्छे से फंक्शन करेंगे, लेकिन उसकी जो पीठ के मसल्स है, बैक मसल्स है, ये कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर होते हैं। साथ ही साथ पैरों में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है और टाइटनेस के साथ ही साथ बच्चों की पैरों में स्पास्टिसिटी भी होती है। तो जब बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तब हम लोग बच्चे को सबसे पहले देते हैं रेगुलर मसाजिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम या फिर पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसमें हाथों की मदद से पेरेंट अपने बच्चे को रेगुलरली जो भी नॉर्मल मोशन होता है पैरों का वो सारा फुल रेंज में करवाते हैं। ये लाइफ लॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो डिफॉर्मिटी बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो पेरेंट ने डेफिनेटली घर में करनी चाहिए, दिन में 2 बार या मिनिमम 1 टाइम। इसको कभी भी हमें स्किप नहीं करना है अगर बच्चे को स्पास्टिक डायप्लेजिया है तो। दूसरी चीज़ पोजीशनिंग, सही तरीके से बच्चे को बैठाना है, खड़ा रखना है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉर्नर चेयर और स्टैंडिंग फ्रेम्स। ये दोनों ही चीज़ें बच्चे को एक बहुत ही सही पोजीशंस में बैठाती है और उसको एक सेंस देती है और उसके हाथों को, स्पाइन को, लेग को चैलेंज भी करती है कि उस पोजीशन, जो सही पोजीशन है, उसमें खड़े रहे। इससे प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है और बच्चे को सेंस मिलता है ऑफ इरेक्शन या इरेक्ट स्टैंडिंग। तीसरी चीज़ जो प्रोग्रेशन वाली है, जिसमें हमें धीरे धीरे जो फ्लॉ है बच्चे के या जो फिजिकल एक्टिविटी बच्चा नहीं कर पा रहा है उसको इम्प्रोवाइज करने में कोशिश करनी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बैक के मसल्स जो है ये कमज़ोर होते हैं, तो हमें एक्सरसाइज देनी होती है बच्चे को जिसमें बैक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है। इसमें आप एक्सरसाइज जैसे पेल्विक ब्रिजिंग है, ऑल फोर पोजीशन या क्रॉलिंग पोजीशन है, ऐसी पोजीशंस में बच्चों को करीबन आधा 1 मिनट या उससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा होल्ड करा सकते हैं उतना ही वो जो मसल है वो बच्चे का स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद जो दूसरा मसल है जिसे हमें स्ट्रेंथन करना है इस समय, वो है एब्डोमिनल मसल या पेट के मसल्स, क्योंकि पेट के मसल्स भी हमारे इरेक्ट स्टैंडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसलिए एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी दी जाती है। साथ ही साथ अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं रह पा रहा है तो हमें पहले ट्रेनिंग देनी है बच्चे को सिट टू स्टैंड कराने की। मतलब बच्चा कितना फ्रीली खुद से थोड़ा सा सपोर्ट लेके बैठने से उठने की पोजीशन में आ पा रहा है। तो ये होता है एक एक्सरसाइज रेजिम जिसमें हमें बार बार, मतलब हमें ज़्यादा एक्सरसाइज देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा रिपीटेशंस देने की ज़रूरत है। हम जितने बार बच्चे को उठने से बैठने की प्रैक्टिस अलग अलग सिचुएशन में कराते हैं उतना बच्चा सीखता है कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है। और जब वो ये अचीव कर लेता है तब जाके हमारा नेक्स्ट गोल होता है स्टैंडिंग इंडिपेंडेंस, जहाँ हम बच्चे को बार बार अलग अलग सिचुएशन में खड़े रहने की प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्रेशन में बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी, स्पेशली स्पास्टिक डायप्लेजिया के लिए ट्रेन किया जाता है। और अगर हम इस चीज़ को बहुत ही रेगुलरली अच्छे से करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर टूल्स जैसे AFO है, गेटर्स है, एक्सेट्रा, तो उससे बच्चे को एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है और बच्चा और भी ज़्यादा फास्टर इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे होता है सेरेब्रल पाल्सी में स्पास्टिक डायप्लेजिया का एक फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। हम लोगों ने हेल्थ क्यू रिहैब में एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम बनाया है जहां हम आपको, यानी आप पेरेंट्स को मदद करते हैं बच्चों को घर में ये सारी एक्सरसाइज कराने के लिए,
जिससे आपकी और बच्चे के दोनों का जो ट्रैवलिंग टाइम है ये मिनिमाइज हो सके, उसमें जो बच्चे की एनर्जी लॉस्ट होती है, बर्न होती है, वो कम हो सके और घर में ही रह के आप बहुत आसानी से बच्चे को बहुत लंबे समय तक के थेरेपी दिला सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि कैसे ये प्रोग्राम हम आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर से हमें संपर्क करें। सारे संपर्क डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर हाँ तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।